गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th का जो एसएससी उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वेलेस्ली और सहायक सैनिक की योजना, इसके बारे में बताएंगे हम। तो जो सहायक संधि योजना की शर्तें थी वो मैंने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ। सहायक संधि योजना की जो मुख्य शर्तें थी वो क्या थी कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, राज्यों की कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। जो संधि स्वीकार करने राज्य थे उनको जो कंपनी है, जो वहाँ की सरकार थी उस टाइम पे, वो प्रशिक्षित जो सेना है सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को आंतरिक और बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगी। सेना जो होती है वो जो राज्य हैं उनको बाहरी और आंतरिक हमलों से उनकी सुरक्षा करेगी। दूसरा था, उसके बदले योजना स्वीकार करने राज्यों को, उसके बदले जो वहाँ की राज्य है जिसने इस योजना को स्वीकारा, इन शर्तों को स्वीकार किया है, तो क्या करेगी कि सेना का पूरा खर्चा जो है, खर्च अथवा उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकते। जब तक कंपनी, जिन्होंने शर्तें स्वीकार की थी, जब तक कंपनी की अनुमति नहीं हो रही है तब तक राज्य के साथ युद्ध या संधि करना उचित नहीं है और ना वो कर सकते हैं बिना पूछे। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा और हर राज्य, जितने भी राज्यों ने इसको स्वीकार किया है शर्तों को, वो अपने राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधि अवश्य ही रखेंगे। अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना, और कोई भी अन्य विदेशी हो वो उसको अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये सब जो शर्तें थी सहायक संधि योजना की स्वीकार करने वाले राज्यों के लिए थी। अब देखिए, योजना स्वीकार करने वाले राज्य और शासक, देखिए कौन से शासक, निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़ और सिंधिया, भोसले, होलकर, ये योजना को स्वीकार करने वाले राज्य और शासक थे। देखिए यहाँ पे अब वेलेस्ली और सहायक सैनिक की योजना, वेलेस्ली था योजना थी उसकी, यह योजना एक मीठे जहर के समान थी। किस तरह, देखिए वो समझ लीजिए सबको काबू करके अंग्रेजों ने रखा था। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा। इस सहायक संधि योजना को टीपू सुल्तान को भी कहा गया कि आप इसको स्वीकार करिए। किसने कहा था उस टाइम उसको? गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने कहा था कि टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। टीपू ने कहा नहीं, हम आपकी सहायक संधि योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर अंग्रेजों ने निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में हमला किया, मतलब आक्रमण कर दिया। इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू की मृत्यु हुई। जब टीपू ने उनकी सहायक संधि योजना को अस्वीकार कर दिया तो 1799 में अंग्रेजों ने क्या किया? मैसूर पर आक्रमण किया। और ये चौथा मैसूर युद्ध था, इसमें अंग्रेजों के साथ लड़ते नीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। वेलेस्ली के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया। अब वेलेस्ली तो जब था उसने अपना राज्य स्थापित किया, उसने अपना कार्य किया। अब उसके बाद गवर्नर कौन बना? जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया, जिसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों को सेना में, अब उसने क्या किया? उसने नेपाल के साथ युद्ध किया और गुरखों को सेना में शामिल किया। युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया, युद्ध किया, उनको अपने अंकुश में ले लिया। कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की। विलियम बेंटिक भारत में पहले गवर्नर जनरल की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। जितने भी गवर्नर आए सबसे उदार विलियम बेंटिक को माना जाता है कि वो विलियम बेंटिक भारत में पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जैसे गवर्नर जनरल की तुलना में उदार और गवर्नर मतलब उनको माना जाता है, गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। पहले गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति में राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ, इस असंतोष से एकता न खड़ी हो जाए, इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किया। अंग्रेजों ने ऐसे कार्य किए थे कि लोगों के बीच
असंतोष की भावना न हो। तो उसने क्या किया, उसने कई उदारतापूर्वक कार्य किए। उसने असंतोष पैदा हुआ था, इस असंतोष से एकता न खड़ी हो जाए। जो वहाँ के लोग थे, असंतोष तो था ही उनके प्रति, तो इस असंतोष से लोग एकजुट हो करके कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दें, इसके लिए उसने कई उदारपूर्ण कार्य किए। देखिए कौन कौन से। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया। वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकतावादी वाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण, कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई। अब देखिए कौन आया, डलहौजी 1848 में आया। उसने क्या किया कि उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण, कंपनी का राज्य विस्तार, मतलब कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई है। और डलहौजी की हड़प नीति क्या क्या थी, देखिए यहाँ पे हड़प नीति कैसे अप्लाई, क्या किया उसने। उसने पहला तो युद्ध द्वारा हड़प, पहला तो किसी भी देश को हरा करके, युद्ध करके उसका सारा राज्य देश उसका हड़प दिया जाए। दूसरा, निसंतान राजा की मृत्यु पर राज्य हड़प। पहला तो युद्ध द्वारा, और निसंतान, अगर कोई राजा का कोई वारिस नहीं है, उसका पुत्र नहीं है उसके राज्य पर बैठने वाला वहाँ का, तो निसंतान अगर कोई राजा है तो वहाँ के राजा की जब मृत्यु होती है तो उसका जो राज्य है उसको वो किसके कब्जे में जाएगा, अंग्रेजों के। प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने हड़प, जो प्रशासन है वहाँ की वो अच्छे से नहीं ढंग से, प्रशासनिक अव्यवस्था जो है उसके बहाने भी उसने हड़प करने की कोशिश की। तो कर्ज की वसूली के बहाने हड़प, यहाँ पे भी जो कर्ज देंगे, कर्ज की वसूली कर रहे हैं, उसके बहाने भी राज्य को बदलना। नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प, जो थोड़ा बहुत नाम मात्र की सत्ता है, कोई राज्य वहाँ राजा है, थोड़ा बहुत चला वला रहा है, तो उसको भी हटा करके वहाँ की सत्ता को अपने अंडर में ले लेना। देखो युद्ध द्वारा किस किस राज्य को उसने हड़पा था। युद्ध द्वारा पंजाब युद्ध किया, तो पंजाब, पेंगू, दक्षिण बर्मा जो है, पेंगू का दक्षिण बर्मा। अब निसंतान राजा की जब मृत्यु हुई तो उसने किन राज्यों को हड़पा, देखो यहाँ पे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बघाट और नागपुर। प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने किस राज्य को हड़पा उसने, अवध को। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल रही है, यहाँ का प्रशासन बहुत बढ़िया से नहीं चल पा रहा है। अब देखिए कर्ज की वसूली के बहाने, कि कर्ज वसूल के बहाने किस राज्य को हड़पा गया, निज़ाम का बराड़ मतलब प्रांत, निज़ाम का बराड़ प्रांत को हड़पा। नाम मात्र की सत्ता के लिए समाप्त कर हड़प, देखो यहाँ पर कर्नाटक और तांजौर को उसने हड़पा। ये थी डलहौजी की हड़प नीति। ये सब चीज़ें उसने बनाई और इन सब राज्यों को हड़पा और जीता, अपने में मिलाया। देखिए अब डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ ही सुधारवादी भी था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, उसको बढ़ाया, और वो एक सुधारवादी के रूप में भी आया। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे मुंबई थाना किसके समय में, डलहौजी। देखो यहाँ पर डलहौजी के समय में ही प्रथम रेलवे जो थी वो मुंबई से थाने, इसी सन 1853 में भारत और इंग्लैंड तार व्यवहार, देखिए यहाँ पे प्रथम रेलवे मुंबई से थाने, फिर 1853 में भारत और इंग्लैंड के साथ तार व्यवहार, फिर सार्वजनिक निर्माण कार्य भी उसने किया। सार्वजनिक निर्माण कार्य की स्थापना भी की। अंग्रेज शिक्षा की व्यवस्था, अंग्रेजी जो शिक्षा है वहाँ की व्यवस्था भी की। आदि की शुरुआत भी डलहौजी के टाइम पे हुई। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं का जो विवाह है वो फिर से करवाया जाए। बाल विवाह प्रतिबंधक कानून, जो कम आयु में बच्चों की शादी होती है, बाल विवाह, उस पर उसने रोक लगाया। कानून उसके समय में पारित किया गया। हाँ, प्रतिबंध लगाया। कानून बना किसके समय में, डलहौजी के टाइम पे। अब देखिए 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके, प्लासी का युद्ध के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, अभी अगले देखा आपने पढ़ा उसके बारे में। तो 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता जो थी वो साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई। कंपनी की सत्ता को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को स्थापित करना, बढ़ाया, बनाया उसको। परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों के असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा। भारत के जो भी राज्य थे, असंतोष तो था ही लोगों के बीच।
उनको इसका सामना भी करना पड़ा। इस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। और प्लासी का युद्ध कब शुरू? 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों के लोगों के भी जो असंतोष का सामना भी उन्हें करना पड़ा। उस असंतोष के परिणाम से 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारत का प्रथम संग्राम कब हुआ था स्वतंत्रता? 1857 में। देखिए यहाँ पे अब जब कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रख रहा था, वह कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरी करने वाला देश बना दिया गया। बंगाल 1708 में 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन, मलमल, कच्चा तेल, चीनी, सन, मलमल निर्यात करता, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई थी। चलिए बच्चों, हम दूसरा टॉपिक दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए यहाँ तक समाप्त।